हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2-3 वर्ड्स के बारे में। पहला हमारे पास अग्री है, दूसरा एंग्री या फिर एनॉयड होगा, तंग होना किसी से, या फिर आंसर होना। ठीक है, 2-3 वर्ड हैं, इन सब का हम लोग इस्तेमाल समझेंगे, कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्री टू, एग्री विथ अलग-अलग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक वैसे ही एंग्री या एनॉयड के साथ एट और विथ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और तीसरा वर्ड हमारे पास होगा आंसर, जिसका मतलब हम लोग आंसर टू या फिर आंसर फोर कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसका हम लोग सीखने वाले हैं। छोटी वीडियो होगी, मज़ेदार होगी, आसान है वर्ड, इसलिए हमने 3 वर्ड को एक साथ मिक्स किया है। ठीक है? तो अगर हम पहले वर्ड की बात करूँ मेरे भाई एग्री टू, तो अगर किसी कार्य या फिर किसी प्रस्ताव से अगर आप सहमति जताते हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि एग्री टू आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम बोले भैया कि एग्री टू कैसे यूज़ करें, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि कोई कार्य या फिर कोई प्रस्ताव, ठीक है, इन दोनों से अगर आपको जो है सहमति दिखाना हो, कोई कार्य या प्रस्ताव से सहमति, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एग्री टू। जैसे एग्जांपल क्या लिख सकता हूँ बताइए? एग्जांपल हो सकता है कि आई एग्री टू योर प्रपोज़ल, मैं आपके प्रस्ताव से क्या हूँ? सहमत हूँ। या मैं आई एग्री टू योर प्रपोज़ल, बोल सकते हैं कि आई एग्री, मैं सहमत होता हूँ, आई एग्री टू योर प्रपोज़ल, मैं आपके प्रस्ताव से क्या हूँ? सहमत हूँ। आई एग्री टू योर प्रपोज़ल। अगर मैं सेकंड की बात करूँ कि एग्री विथ, तो यहाँ पे सहमत होना, लेकिन ये सहमत किसके साथ हो रहे हैं? अगर आप किसी कार्य या प्रस्ताव से सहमति ना होकर के अगर आप किसी व्यक्ति से सहमति ले रहे हैं या फिर सहमत हो रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एग्री विथ आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो व्यक्ति से सहमति, व्यक्ति से सहमति, तो उस केस में हमको यूज़ करना पड़ेगा एग्री विथ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए? एग्जाम्पल हो सकता है कि इन दिस मैटर आई डोंट एग्री विथ यू, मैं इस मैटर में आपके साथ एग्री नहीं हूँ। या फिर कोई और एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। मैंने जानबूझ के छोटे-छोटे एग्जाम्पल रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन दिस मैटर, इन दिस मैटर आई डोंट एग्री, है ना? आई डोंट एग्री विथ यू, ठीक है? इन दिस मैटर आई डोंट एग्री विथ यू। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है एंग्री या एनोयड, जिसका मतलब होता है किसी से परेशान होना, तंग होना, गुस्सा आ जाना। तो एंग्री एट और एंग्री विथ का हम लोग इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? तो पहला हमारे पास वर्ड आता है एंग्री एट। अगर हम बात करें मेरे भाई एंग्री एट, कैसे यूज करेंगे बताइए? अगर कोई कार्य या फिर किसी के आचरण से अगर आपको खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो उस केस में हमको यूज करना पड़ेगा एंग्री एट। किसी के कार्य अथवा किसी के आचरण से अगर खफा हो जाते हैं, ठीक है, किसी के कार्य या फिर किसी के आचरण से अगर आप आचरण से खफा होना, तो उस केस में हमको यूज करना पड़ेगा एंग्री एट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए? ही इज, ही इज एंग्री, ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर, वो तुम्हारे बर्ताव से क्या है? खफा है। ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर, तो यहाँ पे हमने एट का इस्तेमाल किया एंग्री के साथ। समझ के बाद वही अगर मुझे यूज करना पड़ेगा कि एंग्री विथ कैसे यूज करें। अब जहां जहां एंग्री है वहां हम एनवायड भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर हम एंग्री विथ की बात करें, तो किसी व्यक्ति से अगर आप खफा हो रहे हैं, ठीक वैसे ही है जैसा इसके पहले हम लोगों ने एग्री का इस्तेमाल किया, ठीक वैसे हम एग्री या फिर एंग्री, एनॉयड सबके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्री एट, एंग्री विथ, तो क्या बोलेंगे? किसी व्यक्ति से खफा होना। किसी व्यक्ति से अगर आप खफा हो रहे हैं, तो उस केस में को यूज करना पड़ेगा एंग्री विथ। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए? कि राम इज एंग्री विथ रावण। समझ के बाद यहाँ पे राम जो है ना वो रावण से खफा है, तो यहाँ पे किसी इंसान से अगर आप खफा हो रहे हैं, तो आपको यूज करना पड़ेगा विथ का। अगर आप किसी के आचरण से, किसी के बिहेवियर से, किसी के कार्य से अगर आप खफा हो रहे हैं, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा एट। समझ के बाद बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। आते हैं आखिरी वर्ड हमारे पास है आंसर टू और आंसर फोर, कैसे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बढ़िया है, आप देखना जरा। आंसर टू अगर हम बात करें पहले के बारे में, ठीक है, आंसर टू, आंसर टू, ये हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर मुझे किसी व्यक्ति को जवाब देना पड़े, अगर मुझे किसी व्यक्ति को जवाब देना पड़े, तो हम क्या बोलेंगे? आंसर टू, व्यक्ति को जवाब देना पड़े, ठीक है, व्यक्ति को जवाब देना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बताइए? ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे ही कैन आंसर टू यू वेरी इजिली,
वो तुम्हें जवाब दे सकता है बहुत ही आसान तरीके से। ही कैन आंसर टू यू, ही कैन आंसर टू यू वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से आपके सवालों का जवाब दे सकता है। तो यहाँ पे जो है ना वो तुमको जवाब देगा। यहाँ पे यू क्या एक व्यक्ति के रूप में आया है, तो यू जब मुझे व्यक्ति को जवाब देना पड़े तो क्या बोलेंगे, आंसर टू। ठीक वैसे अगर हम बात करें सेकंड फॉर्मेट में, देखो यहाँ पे आंसर फॉर, एक और वर्ड हमारे पास होगा लास्ट में काफी इंपॉर्टेंट होगा, देखना जरा, आंसर फॉर की बात करूंगा। तो यहाँ पे अगर किसी बात के लिए जवाबदेही होता है या फिर अगर आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार हो तो उस केस में आपको यूज करना पड़ता है आंसर फॉर। ठीक है, किसी बात के लिए जवाबदेही, क्या बोलते हैं, किसी बात के लिए जवाबदेही, किसी बात के लिए जवाबदेही की हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं आंसर फॉर। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है भैया, एग्जाम्पल हो सकता है मेरे भाई की, यू हैव टू आंसर फॉर दिस लॉस, जो तुमने ये क्षति पहुंचाया है कंपनी को, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर फॉर करना पड़ेगा, मतलब जवाबदेही देनी पड़ेगी, जिम्मेदार बनना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, यू हैव टू आंसर फॉर दिस लॉस, यू हैव टू आंसर फॉर दिस लॉस, जो तुमने क्षति पहुंचाया है उसके लिए आपको आंसर फॉर होना पड़ेगा, जवाबदेही देनी पड़ेगी। समझ गए बात को, तो यहाँ पे आंसर टू आंसर फॉर आपका इस्तेमाल करना समझ गए। अब एक और वर्ड आता है जहाँ पे आंसर के बाद कुछ भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिंपल आंसर। तो वो कब होता है, जब मुझे किसी प्रश्न का जवाब देना होता है तो वहाँ पे आंसर के साथ कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आंसर है ना, और यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, नो प्रीपोजिशन, ये तब होता है जब मुझे कोई सवाल का जवाब देना पड़ता है सिंपल तरीके से। जिसने बोलता है एग्जाम्पल में लिख लो यहाँ पे, जैसे आपने देखा भी होगा कि पैसेज को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए क्वेश्चंस को। तो क्या बोलते हैं कि रीड द पैसेज एंड रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये चीज हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आंसर के बाद कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया। समझ गए बात को, तो बहुत ही आसान था ये वाला वीडियो, बट इंपॉर्टेंट था। ये वर्ड आता है बार बार, थोड़ा मतलब नहीं होता फास्ट तरीके से, आप वीडियो करके 1.5 के में देख लीजिए, 1.5 के स्पीड में, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए और ये चीज़ें आसान भी है, तो दिमाग में होनी चाहिए। स्किप करके भागोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दिमाग में होनी चाहिए आपके सामने कि एग्री का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एंग्री एनवायर्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे और आंसर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई इस वीडियो तक बने रहने के लिए।